हेलो गुरुवर प्रणाम। बिजली गुल हो गई थी इसलिए मैं बिला गया था। बिलाना सब समझते हैं ना, कितना बढ़िया वर्ड है कि जैसे दूध में चीनी बिला जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। देखते देखते देखे होंगे कि मैं कहाँ चला गया। फिर से आया हूँ। तो बात छोड़ी थी मैं, क्वेश्चंस था पेडागॉजी से रिलेटेड लीव वायस्की के ऊपर। तो बेसिकली लीव वायस्की जो थे, दो बातों से उनको बहुत मतलब ये लोग सारे सोवियत संघ के मार्क्सिस्ट विचार के भाषाविद थे या शिक्षाविद थे या चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते थे, उसमें समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करते थे। इनको जॉन डीवी से बहुत दिक्कत थी और फिर नेम चोम्स्की से भी इनको दिक्कत थी। तो इनका जो कहना था कि कोई भी, जैसे हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, चूँकि कई बार स्टूडेंट ही मैं मानूंगा गुरु को भी, कि लेकिन वो डर गई कि उनसे कह दिया बोर्ड ने कि फिर पढ़ के आना, तो थोड़ा इस सब से घबरा गई। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने ठीक बोला कि इसके थ्रू ही हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं और कुछ इसका मतलब नहीं है। चूँकि स्वयं वायस्की की जो फेमस किताब है उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ पेडागॉगी या पेडागॉगी साइकोलॉजी, दोनों में से एक नाम है। मैं एग्जैक्ट नेम भूल रहा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ उस किताब को बहुत पहले। चूँकि मैं ज़्यादातर फोकस किया हूँ रशियन लिटरेचर पे ही पहले, आज से 30 साल पहले, और उसी के थ्रू मैं एजुकेशन को समझने की कोशिश किया हूँ, इसलिए बहुत अच्छी किताब है वो। तो पेडागॉगी की जो साइकोलॉजी है, जो हम लोगों ने भी कोठारी आयोग से अभी तक उसी को लगाया है। हिंदुस्तान या नेहरूवियन सिस्टम, नेहरू काल में मार्क्सिस्ट अप्रोच से ही हम गाइड होते रहे, लेकिन कुछ चीज़ों को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। जॉन डीवी या हम जी पियाजे, नोम चोम्स्की, ये सब मार्क्सिस्ट नहीं है, लेकिन इनकी थ्योरी इन पे भारी है। अल्टीमेटली जब मैं टीचर के गद्दी पे बैठता हूँ तो मुझे न्यूट्रल होना पड़ता है। मैं किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं हो सकता हूँ। हाँ, मेरे लिए आदरणीय कोई हो सकता है, मेरे पिता माँ, लेकिन विचारधारा इस लेवल तक नहीं होगा कि मैं उसमें आपको ज़बरदस्ती धकेल लूँ। तो इन्होंने जो कहा था, तीन बातें मूलतः इन्होंने कही थी। एक थियोरी ऑफ मेडिएशन, मध्यस्थता का सिद्धांत दिया था लर्निंग के लिए। पहले आदमी थे जो इस ढंग से किस चीज़ से मेडिएट करता है बच्चा, किसके साथ मध्यस्थता करता है। तो बच्चा मध्यस्थता अपने कल्चर के साथ करता है, फिर जिस कल्चर में जाता है वहाँ करता है। एक तरह से मध्यस्थता एक तरह से वो शब्द है कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करता है और उस कंप्रोमाइज़ से उसकी लर्निंग डेवलपमेंट होता है। उसके बाद दूसरा, इसने जोनल प्रॉक्सिमेटल सिद्धांत दिया था। यानी जोनल प्रॉक्सिमेटल सिद्धांत का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोले तो समीपस्थ नज़दीकी का सिद्धांत, ZPD, जोनल प्रॉक्सिमेटल और डेवलपमेंट, तो विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि जोनल प्रॉक्सिमेटल डेवलपमेंट ये है कि जोनल मतलब जीरो से अपने आदर्श को देखकर आगे बढ़ना, वो बताता है। तीसरा इन्होंने एक सिद्धांत और दिया था जो दैट इज़ कॉल्ड, जो अभी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सबसे ज़्यादा है, द थ्योरी ऑफ प्ले। थ्योरी ऑफ प्ले जो 3 से 6 साल पर लागू हुआ है, वो जीन पियाजे से ज़्यादा लीव वायस्की का योगदान है कि खेल के द्वारा बच्चे में लर्निंग को डेवलप करना। तो हो सकता है
कि यहाँ पे आप गेम चेंजर हो सकते थे कि 3+6 में आप इस बात को कह देते तो आप खेल को बदल सकते थे, लेकिन आपने उत्तर गलत नहीं दिया है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, आपका ठीक है। उसके बाद हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए स्कूल में क्यों भेजते हैं? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को समझना ज़रूरी है। ये शब्द एजुकेशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट? जिसका हम अनुवाद हिंदी में करें तो सर्वांगीण विकास। क्या है सर्वांगीण विकास? तो उसके सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और डेवलपमेंट को जब इंटीग्रेट करेंगे, एकीकृत करेंगे, समावेशित करेंगे, तो अल्टीमेटली जो रेसिपी तैयार होगी दैट इज कॉल्ड द हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। अब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में ये एजुकेशनल सोशलॉजिस्ट अप्रोच का क्वेश्चन है। क्या है? अब इसमें मुझे यान लिविस याद आते हैं, जिनकी बड़ी फेमस किताबें, बड़ी सबसे ज़्यादा स्कूल एजुकेशन में अगर पढ़ी गई होगी तो 10 किताबों में एक होगी डी स्कूलिंग। तो डी स्कूलिंग से ये डिबेट खड़ा हुआ था कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट स्कूल में ही क्यों हो सकता है। अरे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 360 डिग्री इवोल्यूशन की बात जब करती है, इवोल्यूशन एंड मेजरमेंट क्या है वो, कि हर एंगल से देखना। 360 मेजरमेंट बहुत मुश्किल है स्कूल सिस्टम में, खासकर जो बोर्डिंग स्कूल है वहाँ तो हो जाएगा। वहाँ ये भी देखना है कि बच्चा टॉयलेट में कब जाता है, कितना टाइम देता है, और खेल में कितना इंटरेस्ट लेता है, योगा में कितना लेता है, खाने के प्रति कितना सिंसियर है, क्या खाना क्या पसंद करता है, मतलब हर चीज़। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एक बड़ा कलेक्टिव वर्ड है, जो एक शब्द अगर आप इसको सपोर्ट में बोलना चाहेंगे तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब पीयर लर्निंग और पीयर बिहेवियर एटीट्यूड जहाँ एक्सप्रेस होगा, जहाँ समूह में सीखना और समूह में अपना व्यवहार करना। इज इट पॉसिबल इन एट होम? नहीं, घर में तो संभव नहीं है, महानगर में तो बिल्कुल संभव नहीं है। यहाँ जितने पार्क हैं वो अगर सबसे पहले वहाँ मालिक क्या शैतानी करता है कि बच्चों को भगाता है, यहाँ खेलना नहीं है। अरे बच्चों को खेलने की जगह नहीं दोगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दोगे, कितने लोग वहाँ पहुँचते हैं? हर छोटे छोटे पार्क में बड़ी एलर्जी है खेलने से। तो पीयर लर्निंग और पीयर बिहेवियर के बगैर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है, खोखा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस। इसलिए स्कूल जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो अपने मित्रों के संग ईर्ष्या, लालच, संघर्ष, प्यार, मोहब्बत, नफरत, बेईमानी, ईमान, ये सब कुछ मैं डे 1 से बोला हूँ कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे बड़ी खूबी है कि ये आईक्यू को छोड़ता है। वो कह देता है कि ये तो हमारे पास आया है 85% डेवलपमेंट लेके, उसकी जर्नी इमोशनल इंटेलिजेंस के टुवार्ड्स है, जिसके ये सब कंपोनेंट हैं, अवयव हैं। तो वो सारी चीज़ें बच्चा कहाँ सीखता है? तो स्कूल में सीखता है, और इसीलिए स्कूल ज़रूरी है। इस पे एक प्रयोग मुझे याद आता है, मोतीलाल नेहरू ने किया था अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्रियों के लिए, कि सारे टीचर ला के आनंद भवन में करना। तो क्या मैं जवाहरलाल नेहरू के कैरेक्टर में देखता हूँ, जब मैं होलिस्टिक की बात आती है तो बहुत पैसा था, उन्होंने सब कुछ सिखाया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू में 2-3 आदतें ऐसी थी जो जिस पे बड़े सवाल उठते थे। तुनक मिजाजी थे, बहुत जल्दी गुस्सा करते थे। उन्होंने खुद अपने आत्मकथा में लिखा है कि बिहार में एक स्कूल में गया और मैं वहीं तैयार हो रहा था, नहा धोआ रहा था और सेव कर रहा था, तो एक आदमी बार बार देख रहा था, मैं उसको पकड़ के लाया और उसको 2-3 थप्पड़ मारा कि बेवकूफ़ क्या देख रहा है तू। उसके बाद उस आदमी को लिखे हैं कि मैंने मंत्री भी बनाया। तो कहीं ना कहीं
उस मित्र भाव का, समभाव का अभाव उनके उस जीवनी से मैं उठा के कोट कर सकता हूँ। और दूसरा उदाहरण मुझे नहीं है कि जिसके लिए पूरे कैंपस में ही हर टीचर को बुला के किया गया हो और फिर उनको हैरो भेज दिया गया 8वीं 9वीं क्लास में सीधा इंग्लैंड। तो ये कमी है उनके अंदर। उसके बाद मैं, आप बोल सकते हैं कि ऐसा है, ये प्रयोग हुआ है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, हुआ। उनको संस्कृत भी बहुत अच्छी आती थी, फारसी, अरबी, सब कुछ, वहाँ भी सब भाषा सीखी। लेकिन ये तुनक मिजाजी, और कह दीजिएगा कि मैंने उनकी जीवनी से पढ़ा है, ठोक दीजिए, जहाँ मौका मिले बड़ा आदमी बनिए। स्किल की बात बताओ, उन्होंने स्किल की बात बताई। और आज का टीचिंग लर्निंग जो स्किल यूज होता है वो पहले नहीं होता था, उससे क्या बेनिफिट है? देखिए, स्किल को समझने के लिए कि पहले भी वही स्किल यूज होता था, लेकिन स्किल को सपोर्ट कौन करता है? नॉलेज। नॉलेज को सपोर्ट कौन करता है? उसका इन्हेंसमेंट, उसमें बढ़ोतरी। आज स्किल के साथ क्या जुड़ गया है? क्या पहले आदर से आप बोलते कि सर पहले कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी था, तो स्किल डे टू डे बढ़ता जा रहा है। और कोरोना महामारी ने तो स्किल की बाढ़ ला दी, तभी तो हम आपसे ऐसे बात कर रहे हैं। तो स्किल अगर पहले लाएंगे तो हर चीज़ पहले से क्यों नहीं, हम क्या खेती पहले की पद्धति से करेंगे? जो याज्ञवल्क्य बोलता है कि उस समय हल जो बने थे वो 6 इंच के अंगुल के बराबर थे, 6 अंगुल के बराबर, 6 इंच के हल से अगर आज खेती करेंगे तो अनाज ही नहीं उपजेगा अपर लेयर को खोदने से। इतना ज़्यादा उस पर लेयरिंग हो चुका है। क्या इतनी अच्छी बिजली और ये सारी सुविधा इतने सस्ते में जो सब कुछ खेल हो रहा है, अकेले अपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लाता, इतने सब कुछ तो हो सकता है। तो स्किल कभी भी किस घोड़े के ऊपर सवार करता है? टेक्नोलॉजी के ऊपर। समय का परिवर्तन का मापक कौन सा है? तो टेक्नोलॉजी। जब तक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होगा, समय ब्लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। समय की तरलता को बनाए रखता है टेक्नोलॉजी, तो उसी में, उसी हवा पे चलता है। इसलिए स्किल का कोई मतलब नहीं है पास्ट का। हर दिन नए स्किल अपनाने होंगे। अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सपोर्ट मिलता रहेगा तो स्किल अपने आप बदलता रहेगा। तो इस तरह से इजाज़त दीजिए और उम्मीद करता हूँ कि ठीक से पढ़ के जाइए, सीरियस रहिए। और बोर्ड को इतना नॉलेज है कि बोर्ड को आप कहीं से कहीं ला सकते हैं। थोड़ी सी मद्दा तो दिखाइए, घबराइए नहीं। जय हिंद, आशीर्वाद दीजिए। वाइस प्रिंसिपल में लोगों को बताइए कि एडमिशन लें, जल्दी उसका कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। और एक और अच्छी बात की आज घोषणा कर रहा हूँ कि जो मेरे टीचर प्रिंसिपल वाले वाइस प्रिंसिपल में हैं, अगर उनका हो जाता है और इसी बीच वाइस प्रिंसिपल के इंटरव्यू शुरू हो जाता है रिजल्ट आने से पहले, तो मात्र उनको 1999 रुपये में एक मॉक इंटरव्यू दूंगा। और एक काम करने जा रहा हूँ, 1 मार्च मतलब 2 मार्च को एक किताब स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर पब्लिश करने जा रही है, मात्र 199 रुपये में, जिसमें अभी तक के सारे इंटरव्यू रिसर्च के डिटेल क्वेश्चन आंसर होंगे, डिटेल, ताकि उस क्वेश्चन से फिर आपको रूबरू होना पड़ेगा। तो वो भी हमारे पुराने स्टूडेंट के लिए, उसका पैसा पेटीएम से लिया जाएगा, चूँकि वो वहाँ लगा हुआ है रिजर्व पे 9,999, तो आप नहीं खोल पाएंगे। तो मनीष जी से बात करके पेटीएम करा के अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। और वो पूरा बुकलेट, पूरी किताब 999 की भी आपको फ्री मिलेगी। बाज़ार के जो लोग खरीदना उस किताब को चाहेंगे वो 199 में मिलेगी, प्लस पोस्टल चार्ज अलग।
कुरियर और पोस्टल चार्ज 25-30 रुपये का अलग देना होगा, और बड़ी ऑथेंटिक किताब होगी कि प्रिंसिपल और यूपीएससी के वाइस प्रिंसिपल इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें। बहुत कुछ उसमें होगा, इसलिए उसकी अग्रिम बुकिंग भी जो चाहते हैं वो करा लें। और जो मेरे वाइस प्रिंसिपल में एडमिशन लिए हैं 9,999 में, उनको भी वो किताब फ्री में मिलेगी अभी, इसलिए एडमिशन करा लीजिए, इस मौका को मत जाने दीजिए। बहुत बड़ा रिसर्च रिपोर्ट होगा, उस किताब का नाम ही होगा यूपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इंटरव्यू रिसर्च रिपोर्ट, और बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा इसलिए, और उसका पब्लिशर होगा स्टेट फॉरवर्ड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड। इसलिए विलंब मत कीजिए, मनीष जी से बात कीजिए। जय हिंद।